अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूँ वकास वलाना। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब ने जारहाना बयानिया अपना के रखा हुआ है और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो कि मफाहमत रखते हैं और उन्होंने कहा कि थोड़ा नरम रवैया रखें, और लंदन बैठक में ज़राए के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उन्होंने उनको कायल करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं करें, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। ये आपके लिए भी और हमारे लिए और पार्टी के लिए थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अवाम की फलाह बहबूद, अवाम के लिए बेहतर इकनॉमिक पॉलिसीज़ और अपने साथ पाकिस्तान की आवाम को अपलिफ्ट करना, माशी सूरत हाल को बेहतर करने की बारे में बात करें। लेकिन हस्ब मामूल नवाज शरीफ ने वही बयानी अपनाया जो 2020 के अंदर उन्होंने उस वक्त की सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपनाया था, और आज वो एक्स हो चुकी हैं और उनके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने वही कहा। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इनको कैफरे किरदार तक जब तक नहीं पहुंचाया गया तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो शहबाज शरीफ ने शायद उनको याद कराने की कोशिश की होगी कि जनाब जिसका नाम आप ले रहे हैं उसको तो आपने ब्लैंक चेक, आपके साबिक वज़ीर दिफा ने कहा था हमने ब्लैंक चेक के तौर पर उसे एक्सटेंशन दे दी थी, आज किस मुंह के साथ उसके खिलाफ बयानियां बनाएंगे। और यह बयानियां ज़्यादा मकबूल आपका नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के नज़दीक कि आप तो किसी हद तक नवाजे भी गए ना उनसे ही जिनके खिलाफ आज बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मरियम नवाज ने उनकी इस नवाज शरीफ के बयानिए को सराहा है, और शायद वो अगर पाकिस्तान में वापस आते हैं और आके मीनार पाकिस्तान को इज़्ज़त या लाहौर के लोगों को इज़्ज़त बख्शते हैं यहाँ पर अपना जलवागर होकर तकरीर करके, तो शायद यही बयानिया अपनाएं। लेकिन पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है और पार्टी के अंदर लोग परेशान हैं कि आया हमने क्या करना है। अभी कुछ देर पहले भी मैं उनके एक रहनुमा को एक टीवी के ऊपर सुन रहा था, वो भी उस तरह से ना उसको सपोर्ट कर पा रहे थे नवाज शरीफ के बयानिए को, ना ही उसकी मुखालफत कर रहे थे। सपोर्ट करेंगे तो मसला है, मुखालफत करेंगे तो नवाज शरीफ की तरफ से मसला है। बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस वक्त के निगरान वजीर आजम, उन्होंने कहा कि इलेक्शन इमरान खान या जेल काटने वाले पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। हजारों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो जेलों से बाहर हैं, तो उनके साथ इलेक्शन लड़ा जा सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन 9 मई के जो लोग हैं उनको सजा दिए बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बहरामंद तंगी साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद अहमद साहब चेयरमैन, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और रहनुमा। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आपको मुबारक हो। इमरान खान भी माइनस, जेल काटने वाले पार्टी दीगर अरकान, आपके वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट भी माइनस, उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। हजारों लोग, आप जिसमें आप भी शामिल हैं, जो बाहर हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो टिकट लीजिए और इलेक्शन लड़िए जनाब। तो बड़ा श्योर है, क्लियर है कि जहाँ तक कानून का ताल्लुक है तो कानून के मुताबिक एक बंदा है जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है या उसकी फैमिली मिनिस्टर है। शायद ये बड़े सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब या उसकी पार्टी की लीडरशिप वो इलेक्शन ना लड़ सके। नहीं, कोई लॉ में ऐसी कदम है कि वो अगर आप जेल में चले जाएं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, ये इनको मालूम है, इनको कोई और वो है नहीं है इनके पास। तो शायद ये चलते चलते जरूरत से ज्यादा ही कुछ बोल गया, मैं तो कहूँगा। जी, जरूरत से ज्यादा बोल गए आप उन्हें बता रहे हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान में अगर होगा तो उसमें अगर पीटीआई नहीं है तो पीटीआई की वो इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता। अगर पीटीआई की लीडरशिप उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो वो इलेक्शन फेयर नहीं होगा। ये अवाम का इलेक्शन नहीं होगा, फिर वो खलाई मखलूक शायद वोट देगी और वो लोग आएंगे और करेंगे। अगर अवाम ने वोट देना है और लोगों ने जाना है तो पीटीआई उस वोट में शामिल होगी। वकास साहब, आपको यहाँ तक बताऊं, अगर इवन पीटीआई को लड़ने नहीं दिया गया, पीटीआई को संबल अलाट नहीं करेगा, तो याद रखना शाम तक ये सारे वोटर हमारे जाएंगे। शाम को जब आप वोट काउंट करेंगे, वहां से जो वोट जीतने वाला होगा उसको 50,000 मिलेंगे, और हमारे वोटरों ने बैलेट पेपर पे वैसे टिकर लगाए होंगे वो 3-3 लाख निकलेंगे। अच्छा, चलें, ये आपकी मर्जी है, ये जो होगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो मुझे बताएं, वैसे कैसा फील हो रहा है सर? दिल पे हाथ रख के आपने बताना है। 2018 में आज आप कह रहे हैं ना कि माइनस इसको कर दिया तो इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन माने नहीं जाएंगे, बड़ा जुल्म हो जाएगा, जमहूरियत नहीं है। 2018 के अंदर उस बंदे को जो लंदन से वापस अपनी बेटी के साथ आया था, फिर उसको जेल में भेज दिया था, उसको माइनस कर दिया था, तो तब भी दुख होना चाहिए था। अब दुख होता ना उसके साथ। देखिए वकास साहब, बिल्कुल माइनस, ऐसे लोग माइनस होने चाहिए।
अगर वो वजीर आजम थे और वो असम्बली में खड़े होकर के कह रहे थे कि मुझसे किस पैसों का पूछ रहे, और पार्लियामान के अंदर ही वो सवाल दे देता, वो चोर थे। सुप्रीम कोर्ट ने फकत उनसे इतना ही पूछा था, आपको याद होगा, कि जो आप वहाँ लहरा बैठे कि ये मेरे पैसे थे और इसी तरह आए थे और ये पैसे हमने इसी तरह बाहर मुल्क भेजे थे, इतना ही हिसाब दे दे। और इसके लिए JIT बना और JIT में भी वो सबूत नहीं दे सका। ऐसे लोग अगर माइनस होते तो जरूर माइनस होते। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि उस सबूतों की बुनियाद पे हमें नाहल करते हैं, हमें तो पनामा से अकामा तक ले जाकर नाहल किया, फिर हमें माइनस किया, उसी एस्टैब्लिशमेंट को जिसने आपको नवाजा आज उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और आपको भी पहुंचाना चाहिए, और आपको तो पहुंचा दिया है, उनका मुझे पता नहीं है। तो आप माने ना उसके साथ ज्यादती हुई थी, अगर आज आपके साथ ज्यादती हो रही है सो नहीं, मैं कहता हूँ जो किसी ज्यादती किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ केस कर दिया, JIT बन गया और ट्रायल हुआ और फेयर ट्रायल उसको मिला, और फेयर ट्रायल के साथ अगर वो कोर्ट में पेश हुए तो उनके बच्चों का ट्रायल हुआ, यही तो अदालत है जो उनकी बेटी को और दामाद को तो बरी कर लिया। अब वो 2 केसेस में सजा हो चुके हैं, चले गए थे वापस, बहुत देर पहले से कर दिए, वो वापस आ जाएं और इसी कोर्ट में पेश हो जाए और पेश होकर के अपने अपील को रिजरेक्ट करा करके पेश हो जाए, पता चल जाएगा कि वो इक्वट होते हैं कि नहीं होते। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि काकड़ साहब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, उन्हें नहीं ऐसे बोलना चाहिए, वो भी अमेरिकी नहीं, मैं समझता हूं कि कानून के मुताबिक वो तो केयर टेकर होने के नाते इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह और वो किसी और को ना लड़ने के ख्वाब देख रहा है, इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला लड़ेगा। चलें, अब अपने साथ ही रहना जरा। ये सेनेटर बहरामन तंगी साहब, वैसे आपके काकड़ साहब ज्यादा बोल रहे हैं, पॉपुलैरिटी देखें इनकी, कैसे माइनस कर सकते हैं यार, जमहूरियत है इस मुल्क में, खुदा के लिए आइन बनाने वाले तो कुछ करें, लबकुशाई करें, क्यों खामोश है? कल आपके भी गिर्द घेरा तंग हो सकता है, कुछ लबकुशाई करें पीपल्स पार्टी वालों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विकास साहब, मैं आपके सवाल बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें। आपने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को बुलाया, आपने बेचारे को बेचारा नहीं कहना, मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा आपने टार्चर किया। होना ये चाहिए था कि आप इससे कानूनी तज्ज़िये के लिए बुला लेते, इसलिए कि इसको क्या पता सियासत का, और इसको क्या पता कि मियां साहब को किस पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। और आज अगर ये PTI चेयरमैन की, मैं भी पीपल्स पार्टी में रहा हूँ और आपसे सीनियर रहा हूँ, और आपने कोई इलेक्शन, देखिए मैं आपको तो जानता हूँ, इसी वजह से तो कह रहा हूँ ना। लो जी बहरामन तंगी साहब, तुझे तो जीरो हो गए, पहले MPA थे तो ऐसे बातें नहीं करते। देखिए आप अपने फ्लोर पे बात करें, फिर जब आपको फ्लोर मिल जाए तो फिर आप फ्लोर पे बात करें। मैं आपको जानता हूं, इसी वजह से तो मैंने कहा कि आप पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, आप अपने फ्लोर पे बात करें। देखिए यही तो आपको तहजीब और तमीज नहीं है कि आप दूसरे के फ्लोर पे बात करते। अच्छा चलें, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने फ्लोर पे जो कुछ मर्जी करे, जो मर्जी करे, लेकिन कम से कम अपने फ्लोर पे बात करें। मुझे फ्लोर कर, आप बोले मैं बात करूंगा। फिर वो आपने देखे ना, वो गेस्ट चले गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौहर अली खान साहब, आप दोबारा आएं और आके अब बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें। जी तंगी साहब कंटिन्यू करें, यार नाराज कर दिया आपने। अब देखे ना, आपका चेहरा देखना पड़ेगा मुझे पूरा घंटा। विकास साहब, मैं ये समझता हूं कि टॉक शोज के कुछ आदाब हैं, डेकोरम है। एक बहुत बड़ा चैनल पे हम बैठे हैं, अगर हम अपने फ्लोर पे बात करते तो एक मैसेज चले जाते कि ये लोग पार्लियामेंटेरियन है और ये अपने आप को बैरिस्टर, तो फिर बैरिस्टर को आपने फंसा दिया सियासत में, इसको आप कानूनी तज्ज़िये के लिए अगर आप बुला लेते फिर के लिए अच्छा होता। मैंने सिर्फ इतना कहा, बंदा छोड़ा ही नहीं है आपने, PDM के साथ मिलकर कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है। आप उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात करें। हमारे पास 4-5 वकील बचे हैं, उनके साथ ही हमने बात करनी है, और वो कोर कमेटी का मेंबर हैं, सियासतदान बन रहे हैं, वो उन्होंने टिकट लेके इलेक्शन लड़ना है और आपको हराना है। चल आपके बंदे को चले थोड़ी सी कुर्बानी करके फिर इंशाल्लाह फिर मैं इसको सियासत। तो अभी आता हूं मैं आपके सवाल की तरफ। विकास साहब, बात यह है कि अगर PTI को इलेक्शन में इजाजत देते हैं, इमरान को इलेक्शन में इजाजत देते हैं, ये मेरा और जवाद भाई का काम नहीं है। ये कानून मौजूद है, दस्तूर मौजूद है, आईन मौजूद है। मैं कौन हूं कि किसी को माइनस करूं या किसी पार्टी को माइनस करूं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी जमात को, सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को माइनस करने पे यकीन ही नहीं रखते हैं। हां, अलबत्ता इस पे हम यकीन रखते हैं कि जो दहशतगर्द गिरोह हैं, जिसने अफवाज पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार करने की नाकाम कोशिश की है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है,
जिसने पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिश में मुलविस हैं, वो जो भी हैं, मैं समझता हूं कि उनको इलेक्शन में नहीं बल्कि उनको निशाने इबरत बाएं, जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है। अभी मैं आता हूं कि अगर परस करे कानून के सामने अगर इमरान या उसकी पार्टी के कुछ साथी जो दहशतगर्दी में मुलविस है, अगर उनको कानून इजाजत नहीं देते तो फिर न दे। हाँ जी, 1971 में आपके लीडर के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने उधर तुम इधर हम करके मुल्क को तोड़ दिया, फिर उसके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ था, निशाने बन गया था। देखिए एक विकास साहब एक इल्जाम है और एक है पूरी दुनिया ने अपने आंखों से देखा। चले आगे बढ़ने, एक इल्जाम की बुनियाद पर आप ये अभी भी कह रहे हैं। जी सर, ठीक है, डन हो गया। अच्छा गौहर अली साहब, आप दोबारा आए हैं, बड़ी मेहरबानी, आपने साथ रहना है और आप सियासतदान हैं, मैं आपको सियासतदान की नज़र से देख रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने टिकट लेनी है और आपने इलेक्शन लड़ना है। और सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, आपने जातियात पे कोई बात नहीं करनी, मेरी रिक्वेस्ट है दोनों से, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तगड़े से तगड़ा रखने, अगले को लाजवाब करें, लेकिन एक दूसरे की जात के ऊपर एक दूसरे को जवाब ना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। नहीं, मैंने जात पे बात की नहीं है, मैंने कहा सिर्फ कानूनी तजज़िये के लिए बुला लेते हैं, मैंने कहा बात तो की है। आप कैसे किसी को रोक सकते हैं ना कि वो कानून का बंदा है तो कानून, इकोनॉमिक्स वाला बंदा है तो इकोनॉमिक, सियासत भाई सियासत तो जानवरों तक कर सकते हैं ना, जंगल के अंदर जानवर करते हैं, इंसान है वो सियासत करेगा। विकास साहब तो फिर जवाब एक चेयरमैन है पार्टी का और मैं सेनेट हूं, तो फिर पीटीआई के सेनेट नहीं दूर कर सकता है, तो फिर आप देखिए, आप जवाद साहब एक पार्टी के चेयरमैन है, मैं सेनेटर हूं, तो फिर आपका हक बनता था कि पीटीआई के मैंने सेनेटर या एक्स फेडरल मिनिस्टर मेरे साथ पिटा लेते ना, मैंने तो इनकार नहीं किया है। मैं तो वेलकम करता हूं आपके सवालात का, आपका जवाब का। ये तो आई हैव टू डिसाइड ना, इतना तो ले दे, इतनी लिबर्टी तो दे देना। अब आप मेरे शो को इस तरह तो डिक्टेट ना करे, डिक्टेटर तो ना बने आप तो चले नहीं जवाद साहब क्या समझते हैं ये एक बंदे को माइनस करने के जो ख्वाब हैं, और देखें ना जिस तरह ये निगरान हुकूमत के वजीर आजम का वैसे पर्टिकुलरली ये उसका बनता नहीं था कि वो इस तरह का बयान दे, उसका क्या काम है भाई, पिछली हुकूमत ने कानून उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाया, उनको सजाएं दी, अब अदालतें और सिस्टम लेकर चल रहा है, तुम आए हो, तुम आकर इलेक्शन के ऊपर केयर टेकर करो और तुम घर जाओ और उसके बाद दोबारा तुमने सेनेटर भी नहीं बनना, मुझे पूरी उम्मीद है, तुम इस तरह के क्यों बयान दे रहे हो, बताओ। अच्छा देखें, मेरा तो ख्याल है कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पॉलिसीज़ के ऊपर, ये होनी चाहिए आपका मैनिफेस्टो क्या है, इस पे होनी चाहिए कि आपकी पार्टी जब आएगी तो रिफॉर्म्स क्या करेगी, इस्लाहात क्या करेगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बयानिए पे पॉलिटिक्स होती है, और बयानिया जो बनाया जाता है वो ज़हन में रखें आप कि पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी 50% भी नहीं है। वो तो कहने की बात है ना, आप 60 कह दें, 65 कह दें, लेकिन उनमें वो भी शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत लाइन से नीचे हैं, 2.5 करोड़ स्कूलों से बाहर हैं, और पाकिस्तान में बयानिया और पाकिस्तान में एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर मसरूफ है। माशाल्लाह, बयानिया बनाया इसलिए जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, उसके अलावा जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो उनको कुछ पता है नहीं, ना इकोनॉमिक्स का ना पॉलिटिक्स का, नहीं उनको वही पता है कि इसने उसको क्या कहा, उसने इसको क्या कहा, इसने आके इतने का पेट्रोल कर दिया था, इसने आगे इतने का वो कर दिया है, बिजली कर दी है, ये पता है। लेकिन ये देखें, ये बहुत ही ना सुपरफिशियल, ये ऊपर सतही बातें, हाँ बहुत सुपरफिशियल हैं, क्योंकि आपने बेसिकली तो ये देखना होता है ना कि आप जो भी पार्टी है वो कुछ भी जो लॉज बना रही है, लेजिस्लेशन कर रही है, उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन लॉज पे खुद बात नहीं कर रहे होते, आप खुद उस पर बात नहीं करते कि पॉलिसी क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़े सतही किस्म का काम है। तो पाकिस्तान में चूंकि नहीं पता, पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, और फिर वैसे भी अगर आपको आप देखें वो बात भी करनी है जो चीफ जस्टिस सिंडिकेट जाके वो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो मैंने तो वकास साहब को शायद पता होगा, मैंने तो पार्टी बनाई है, हमने 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन मैं 2012 में स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर कैंपेन करता रहा हूँ। और इसमें आप तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, इन सबको दाद देते हैं कि इन्होंने भी नहीं, दाद क्या देनी है, इन्होंने तो कभी भी कोशिश नहीं की। लेकिन जब से ज़ियाउल हक ने ये वाला किया था काम, उसके बाद टॉपिक पे वापस आते हैं, बाद में चलिए, ये तो बाद में ये मुझे बता दें कि एक बंदा माइनस होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुझे पता क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जो लोग इस वक्त कर रहे हैं ना, सारी जो भी चीजें कर रहे हैं, जी सर, वो जो समझेंगे ना वो चाहते हैं कि वो हो।
कोई और जो मर्जी कहता रहे, जो उन्होंने समझना है, उन्होंने बसात लगानी है, उन्होंने ही मोरे देखने हैं। तो मैं तो इस तरह समझता हूँ इस वक्त ये हो रहा है, और उसकी वजह है बड़ी सिंपल। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं इन पार्टीज़ ने उनसे बड़े फ़ायदे लिए हैं। कहीं ना कहीं वो पार्टीज़ जो हैं वो इन्हीं लोगों के साथ मिल के इक़्तिदार में आती रही हैं। अब ज़ाहिरी बात है, जब आप ऐसे मौके पे आके एहसान फरामोशी करते हैं वो ऐसे अदारों की जो कि आपको लेके आने वाले, इवन अभी वे जुडिशरी आप देख लें, अभी गौहर साहब जो हैं ये वकील हैं, वकील तो वैसे भी आजकल सियासी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको मालूम हो कि याद हो कि इफ्तिखार चौधरी जब उनको मसला हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के साथ, तो एतजाज़ अहसन जो है उनकी सियासत वैसे ख़त्म हो गई हुई थी। वो उनके ऊपर वो इल्ज़ामात थे कि जी वो LNG के ऊपर उन्होंने ठेके लिए, उनका काफ़ी मसला हो गया था। लेकिन उधर वो एक सियासतदान के तौर पे दोबारा उभर आए, उनको सेकंड लाइफ मिली एक्चुअली देखा जाए तो उस वकील उस वक्त से लेके आज तक साथ हुआ। लतीफ़ खोसा तो अभी आए हैं ना, उन्होंने भी कहा कि मैं भी इसमें हाथ धो लूँ बहती गंगा में, बच्चा जमहूरियत। हाँ, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मुझे लगता है कि कानून और जुडिशरी और जो एस्टेब्लिशमेंट है ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सियासी पार्टीज़ के आगे या पीछे खड़े होते हैं। उसकी वजह से सियासी पार्टीज जो है ना उनके ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी मुतासिर हुई है। गौर साहब वेलकम बैक। गौर साहब ये बता दें कि आप देखें ना 2018 के अंदर फ़ायदा लिया और उसके बाद 1-1.5 साल जो कि एक पूरा बयानिया बनाया, वो अगर ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनाते और आज भी आप उनसे ऑफ एंड ऑन मुलाकात करते ही रहते हैं, उनसे जाके मुलाकात करें और उन्हें कहें कि भाईजान थोड़ी माफ़ी मांग लो, की हो जाएगा? हाँ जी नहीं, ये माफी मांगने वाला इशू नहीं है। नहीं 2018 में उसने कोई बेनिफिट इनसे लिया हुआ है, किसी से बेनिफिट नहीं लिया है। इमरान खान साहब ने 27 साल अपनी स्ट्रगल की और स्ट्रगल के बाद आए हैं। वो किसी दूसरे लोगों पे बढ़ कर के नहीं आए। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत स्ट्रगल के बाद आई है और फ्रॉम ग्रॉस लेवल से वो होकर के आई है। जहाँ तक इमरान खान साहब का भी क्या ताल्लुक है, तो इंशाल्लाह ताला बेल हमें मिल जानी है, वो वापस आ जाना है हर सूरत इंशाल्लाह ताला। और किसी पार्टी को के लीडर को आप माइनस नहीं कर सकते सियासत से। और जहाँ तक इमरान खान साहब की माफी का ताल्लुक है, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं, अब तो रैकर्ड ही है। आप सब वो कि क्यों माफी मांगेंगे और क्यों अब से डीले करेंगे? किस बात को उसको जुर्म में डाला गया है? किस जुर्म में? कौन से केस में? साइफर में, जिसमें उसने कौम का को अपने कौम की खुददारी एक लेटर आ जाता है और मिल जाता है। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत बाद में आ जाती? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है तो वही साइफर उन्होंने खुद अपने कैबिनेट में पेश नहीं किया। अभी FIR आपने पढ़ी है, FIR में ये लिखा हुआ है कि वो साइफर गुम हो गया है। ऐसा ही है। FIR में ये है कि आपके खिलाफ एलिगेशन ये कि FIR गुम हो गई है। वो शायद खान साहब ने खुद ही बताया था गुम हो गया। वो साइफर गुम हो गई। अब साइफर क्या हो तो दोबारा भी रखिए। अगर यहाँ तक हुआ है, इसका मतलब ये कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ इस बात की डर है कि इमरान खान अगर वहां से आएंगे और इलेक्शन में जाएंगे तो इसका मुकाबले तो हम किसी सूरत कर नहीं सकते। आपको क्या लगता है डरता कौन ज्यादा है, नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा डरते हैं आपसे? दोनों जाते सर, दोनों की तरफ कुछ है नहीं। अगर बम गिराए हुए हैं तो देखो ना बिलावल ने क्या किया है। बिलावल से आप पूछे कि वो फालूदे वालों के पैसे कहाँ चले गए। जरदारी साहब से आप पूछे कि जो बिलियंस एंड बिलियंस के केसेस आपके थे, 7-7, 8-8 अरब रुपए के जो यहाँ केसेस लगे हुए थे, ये इस्लामाबाद के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जो खत्म होकर के जा चुके थे, वो वापस, चलो अच्छा हुआ कुछ तो वो रिस्टोर हो गए, वापस इधर आए थे, उनका अपना हिसाब दे दे। जी सर। ये वाले तो इनके पास कहाँ है? आपने देखा, जरा मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, आपका अगर यहाँ स्क्रीन पे चलता है तो आप सिर्फ ये चलवा दे। जरदारी साहब, बिलावल जब मलीर जाते हैं और उसको ये बड़ा एक फखर है, प्राउड है ऑफ दिस वन कि मैं मलीर में पैदा हुआ और ये मैंने उससे लिए और यहाँ से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। वहां उसका जलसा देखे जितना लोग, इससे कहीं ज्यादा लोग तो इमरान खान साहब को मोटरवे पे वेलकम करते थे जितना बिलावल का जलसा। क्या बात है, सही कह रहे हैं। अब आप कंटिन्यू करें, मजा आ रहा है मुझे। बताएं और बताएं। तो ये ऐसा नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला आएंगे जब इलेक्शन होगा, पूरा देखा जाएगा और हिसाब होगा। लो जी बहरामंद तंगी साहब सुन लिया, सुकून आया तो एक बंदा जलसा करता और एक बंदे को मोटरवे पे आगे लोग खड़ा करके इस्तकबाल करते हैं, वो उससे ज्यादा होते हैं। बड़े आए लीडर, तुसी बड़े आए लीडर। आप पंजाबी ने मेरी बात करनी। आप देखिए विकास साहब, अब मोटरवे पे लोग आना, इस्तकबाल करना, नहीं, और साथ ये भी बात करनी कि आप तो फलूदों वालों का भी हिसाब देना, चोर हैं आप।
देखिए सियासी अमल और सियासी लोग, हम सियासी लोग हैं और सियासत पे यकीन रखते हैं सर। हमने 17 MNS के साथ भी अपोजिशन किया है, हमने हुकूमत भी की है सर। और हमने अपनी पार्टी की तरफ से भी हुकूमत की और हमने तमाम जमातों को इकट्ठा करके एक इत्तेहादी हुकूमत बना के भी हमने 8 से 13 तक हुकूमत की है और उसमें तारीखी कानून साजी हमने की है जो कि हमारा वो तो कहते हैं आपने तब मिलकर खाया था, लेकिन हुक्म किया था 2008 से। देखिए मैं आपको विकास साहब मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी सियासी जमात ने डिमांड नहीं किया था, लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन और 58 डूबी का हातिमा और प्रेसिडेंट हाउस की ताकत को पार्लियामान मुंतकिल करना, ये तो आप अप्रिशिएट करेंगे और सूबों को खुद मुख्तारी और सूबों के अवाम के वसाइल को सूबों के लोगों पर खर्च करना, ये भी आप क्रेडिट देंगे। जो तारीखी कानून साजी हो चुकी थी, ये भी क्रेडिट आप तबाह कर देना, ये भी क्रेडिट देंगे। 1962 में कराची एशिया का टाइगर था, आज कराची के गटरों में बच्चे मर रहे हैं, ये भी क्रेडिट देंगे आपको। देखिए मैंने कब कहा है कि सब अच्छा है, मैं वो पॉलिटिकल वर्कर हूं, 44 इयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। 1980 से मैं कॉलेज स्टूडेंट लाइफ से मैंने पीपल्स फेडरेशन से सियासत शुरू की। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं भागना चाहता हूं या मैं सब अच्छा कहूं, मैं हकीकत पे बात करूंगा और इसलिए बात करना चाहता हूं कि मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की है और हमने तमाम जमातों को इकट्ठा करके इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हमने हुकूमत की है। लेकिन ये बातें मैं सियासी तौर पे करता हूं। अभी अगर एक आदमी सियासत को समझते नहीं है और अगर वो सिर्फ अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बेशक पाकिस्तान की सालिमियत और बका दांव पे लग जाएं, बेशक पूरी दुनिया न्यूयॉर्क और यूरोप कंट्रीज में मैं अब पाकिस्तान के खिलाफ फ्लेक्सेस लगा दूं, मैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करूं, तो क्या विकास साहब ये सियासत है? हमने ऐसा नहीं किया है, ना हमने ऐसा करे, ये ना ऐसा करेंगे। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर को भी बर्दाश्त किया है, हमने शहीद बीबी की लाश के सामने पाकिस्तान कब्बे का नारा भी लगाया है, लेकिन हम पाकिस्तान के डिग्निटी को, पाकिस्तान की सालिमियत और बका पे हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मुल्क है तो हम सियासत करेंगे, ये मुल्क है तो जवाद भाई सियासत करेंगे, ये मुल्क है तो विकास एज ए एंकर रोल प्ले करेंगे। और गौहर अली साहब भी, उसका नाम भी ले लेना, वो भी सियासत कुछ हो गया तो कुछ नहीं रहेगा। उनको बड़ा माइनस समझते हैं, उनको तो आप शो से भी माइनस कर रहे हैं। गौहर अली खान भी ये मुल्क है तो सियासत करेंगे, ये भी बोल नहीं। मैं शोज को माइनस नहीं करता हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसको कानूनी तज्जिए के लिए बुलाया करे, अब सियासत में बेचारे को फंसा रहे हैं, मैंने ये कहा है। ठीक है, वो आ गए हैं ना तो आप वेलकम करते हैं। चले जवाब साहब एक सेकंड दे दीजिएगा। गौहर अली खान साहब आपने सुन लिया, ये थी पीपल्स पार्टी की। एक बात बता दें, करें। देखिए मैं एक बात पे ना, ये जो बहरामंद साहब जो है ना, इनकी एक बात से एग्री करता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना जब तक दो पार्टीज रही है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बाद में आई है ना, नुकसान हुआ है। नून लीग तो बाद में आई है, मुस्लिम लीग थी ना उस जमाने में तो इनकी, तो जब तक ये रहे हैं ना तो इन्होंने अपना अपना एक एजेंडा जरूर बनाया हुआ था। हम उस एजेंडे से एग्री नहीं करते, वो एक अलग बात है, इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन एक इकोनॉमिक भी एजेंडा था और पॉलिटिकल भी था। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनका एक पॉलिटिको इकोनॉमिक नज़रिया था जिसको वो कहते थे इस्लामिक सोशलिज्म, ठीक, और उन्होंने उसके लिए फिर अपनी पूरी मैंडेट लिया और बाद में फिर जो भी मसाइल हुए आप सबके सामने हैं, और फिर वो उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई और उन्होंने अपनी सियासत जो है वो एक किताब उन्होंने उससे पहले लिखी कि मेरी सियासत क्या होगी। वो सियासत जो थी वो अगर 180 डिग्रीज पे नहीं थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, तो कम से कम 120 डिग्रीज पे ज़रूर फ़र्क थी। वो ये उन्होंने कहा कि जी रिकन्सिलिएशन किताब का नाम था, उसके आगे ये था कि इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, ये उनकी किताब थी। तो उन्होंने उसमें क्या मुकदमा पेश किया, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे सोशलिज्म की तरफ नहीं बल्कि सोशल डेमोक्रेसी की तरफ, और उसका रूट ये होगा। मैं तो उससे एग्री नहीं करता, उन्होंने जो कहा था, उनका अपना एक वो इंटेलेक्ट था, उन्होंने अपने हिसाब से देखा, लेकिन ये बात ज़हन में रखें
कि जब वो आई तो प्राइवेटाइजेशन का अमल भी शुरू हुआ पाकिस्तान में, उनके वालिद ने नेशनलाइजेशन की थी, और उसके साथ साथ आईपीपीज भी आए जो आज तक हमारे गले में लटके। लेकिन तहरीक इंसाफ की तो कोई फलसफा ही नहीं है, फलसफा ही नहीं है। हाँ, उनका फलसफा सिर्फ करप्शन और धांधली है। करप्शन और धांधली कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फलसफा नहीं होता, नहीं है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया जाता है। ब्रेक के बाद हाँ, एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब साथ मौजूद हैं सर। जी बैरिस्टर साहब, आपका तो कोई फलसफा ही नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग का तो फिर भी कोई फलसफा था, आपका तो कोई फलसफा ही नहीं है। बकौल जवाद अहमद साहब और तंगी साहब ने तो आपको जवाब दे दिया कि असल में हमने क्या किया और आपने 4 सालों में क्या किया, सवाए बदउनमानी और अवाम को, बच्चों को इस तरह गालम गलोच के ऊपर लगा देना। ये उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मुझे पता है उनके दिल में यही बात थी। देखिए, जहाँ तक जवाद साहब का ताल्लुक है तो ये मैं तो जवाद साहब को जाती तौर पर अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा ही समझता हूँ उसके, लेकिन इसके जो सियासी इख्तिलाफ इससे जरूर है, ये इनका है। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई वाहिद शायद वो पाकिस्तान की पार्टी है जिसका बेहतरीन फलसफा है। हमारे साथ हर वाक़ ऑफ लाइफ के लोग शामिल हैं। यहाँ कोई अजीज व कारिब की पार्टी नहीं है, कोई ले देने वाली पार्टी नहीं है। क्या बात। जो लोग टैलेंट, पोटेंशियल, एबिलिटी पे बिलीव रखते हैं और करते हैं, उन लोगों का मौका मिलना चाहिए। हम समझते हैं, मेरा ख्याल है पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें सारे यंगस्टर इस मुल्क के आए हुए हैं। जो 35% इस वक्त वोट बैंक है वो उन्हीं का है। और रीजन सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को आपने देखा होगा, न बांजा भतीजा न वालिद ने कोई ऐसे बंदे को साथ नहीं रखा है जिससे आप कहे कि ये फैमिली पार्टी है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट, लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी का भुट्टो के लेगेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अच्छा। नहीं, बेनजीर की लेगेसी के साथ ताल्लुक रहा है। बिलावल अगर नाम के साथ भुट्टो लगाएं तो उससे वो बिलावल भुट्टो नहीं बन सकता। अच्छा। जरदारी का मौजूदी पार्टी और वो एक फैमिली पार्टी रह गई है। फैमिली पार्टी वो जो इंटरनेशनल पार्टी हुआ करती थी और जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे बात, डेमोक्रेसी की बात किया करते थे, वो इसकी लेगेसी में नहीं रहा। तो इसलिए ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो दूसरी है। मैं तो इतना ही कहूँगा। लें बस ठीक है, इतनी काफ़ी है। बहरामन तंगी साहब, अजीज़ो कारब की हमारी पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी है, जवानों की पार्टी है, नो नेपोटिज्म। आपकी माशाल्लाह बिल्कुल इसके उलट, अजीज़ो कारब की पार्टी, फैमिली पार्टी, छोटी सी रीजनल पार्टी और नेपोटिज्म से भरपूर पार्टी। ये है पीपल्स पार्टी। आए बड़े मुकाबले करने पीटीआई से। साहब, आपको याद है और जवाद भाई को भी याद होगा कि जब पीटीआई की बुनियाद रखी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, तो उसने कहा था कि मैं अपनी पार्टी में किसी भी जमात के एमपीए, एमएनए, टिकट होल्डर, सेनेटर, वजीर नहीं लूंगा। इमरान खान की बात कर रहे हैं। ये पार्टी इस बुनियाद पे बनाई गई थी और फिर हुकूमत में आने से पहले इसने नारा लगाया था कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो मैं वजीर आजम बनूंगा और असद उमर विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। लेकिन ओ प्राइम मिनिस्टर फिर 3 साल बाद खड़े होकर कहा कि न मुझे मईशत का पता है, न मुझे मईशत मालूम है और न मेरे पास कोई ऐसी टीम है कि मैं पाकिस्तान को कुछ डिलीवर कर सकूं। ठीक है। तो ये मैं इस भाई से पूछना चाहता हूं कि आपके लीडर ने तो पीटीआई की बुनियाद झूठ पे रखी थी, झूठ, और फिर आज जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं उसने जहाजे भर भर के आपकी पार्टी बनाई और फिर एमएनएज और एमपीएस से जहाजे भर भर कर आपकी हुकूमत बनाई। जिन आजाद एमएनएज और एमपीएस को आपके लीडर ने कहा था कि ये आजाद उम्मीदवारों को वोट न दे, ये नौसरबाज होते हैं, ये नौसरबाज हैं, फिर आपके लीडर ने नौसरबाजों पर हुकूमत बनाने को तरजीह दी। तो ये मुझे बताएं कि आपका मैनिफेस्टो, आपका मंशूर कहां है? आप मुझे बताएं, पौने 4 सालों में आपके लीडर ने अपने मंशूर पर कितने % अमल किया? 1% भी अगर किया है तो मुझे बताएं। आपके लीडर ने तो मंशूर और मैनिफेस्टो को एक तरफ धकेल कर आपके नौजवानों को रोजगार दिया, आपके गरीबों को घर दिए, आपके पॉवर्टी स्कोर कार्ड के जरिए जो पॉवर्टी नीचे आई थी, तकरीबन 40% नीचे आई थी। आपने तो माशाल्लाह आके तो पाकिस्तान को सिंगापुर के मुकाबले खड़ा कर दिया। वो कराची ठीक कर देते, सिंध ठीक कर देते, आपने क्या किया? बड़े विकास साहब, विकास साहब, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं इसकी पार्टी के मंशूर और इसकी लीडर की
पीटीआई की बुनियाद रखने की जरूरत मेरी पार्टी की लीडर ने तो पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस मकसद के लिए रखी थी कि हम गरीबों की, मेहनतकशों की उसके खिदमत करें और बाद में पाकिस्तान आपने के इदारों को मजबूत करें। उनके नाम पे मुबैना तौर पर अरबों रुपए रखे फलूदे वाले के नाम पे और उसको नहीं पता था, ये आपने किया बकौल इनके। देखिए यही इल्जामात, यही मीडिया ट्रायल तो जरदारी साहब के खिलाफ 30 साल से चल रही है, लेकिन फिर 14 साल जब जेल में रहने के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने 20 साल के बाद बाइज्जत बरी किया, तो ये मुझे बताएं कि वो मैंने उसको बाइज्जत बरी किया था या पाकिस्तान की अदालतों ने? 12 साल तो आप लोगों ने जेल में रखा उनको, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हो गया। लेकिन गौहर साहब आपको मिल गया जवाब, मांगे तंगे की पार्टी, मैशत का पता नहीं, झूठ की बुनियाद, जहाज पार्टी, नौसरबाजों की हुकूमत और मंशूर किथे? कुछ भी नहीं। वकास साहब, cut it short. You are the anchor person. Do your homework as well. We can respond to each other allegation like this. The general public, the entire world is watching. It's going on public. ठीक सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, वो बातें कर रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ। मेरी जैसी भी पार्टी, you want me to answer to it? Just do your homework, Waqas. Go ahead. I have done my homework, sir. अल्हम्दुलिल्लाह। Just ask the question if you have to. चलें, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 4 साल में क्या किया सवाए ये जितने भी मंशूर के ऊपर आप अपने साथ मैंने कानूनी बेहतर कर दिया, इंडिपेंडेंस दिलाया, स्टैंड कर लिया, डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हो गया, रूल मॉडल होकर के रखा, जो हमारे पास इन्फ्लेशन नीचे आ गया। इनसे पूछें 16 महीने का ये हिसाब दे दे, फकत 16 महीने के हिसाब दे दे। ये गुज़श्ता 10 सालों से चाहे हुए हैं बलूच उसमें कराची में, सिंध में ये चाहे हुए हैं। आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि सिंध में उन्होंने कहां से कहां तक हाल कर दिया। इनके हाल में करप्शन बढ़ा, डॉलर के हाल देखो, इन्फ्लेशन का हाल देखो, फॉरेन पॉलिसी इनकी देखो, उनकी आप यू जस्ट नेम इट। जी सर, फॉरेन पॉलिसी इनकी जीरो, डॉलर को डॉलर इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। साथ ही अगर इनमें से कुछ बेहतर हुआ है तो इनके लीडर्स और उनके वर्कर और उनके जो नेपोटिज्म में इन्वॉल्व है वो लोग आगे बढ़े। ठीक, ये बढ़े ना रियल इशू है। बिकॉज़ जस्ट गो टू दोस क्वेश्चंस। मैं आपसे रियल इश्यूज के ऊपर पूछ रहा हूँ। अब देखें ना, उनकी अपनी राय है, उनकी राय के ऊपर आपसे जवाब लेना मेरा फर्ज है सर। मैंने बता दिया ना कि हमने ये कर दिया और उन्होंने वो जो कर दिया था वो जवाब दे दे कि जी कितना डॉलर कहाँ चला गया। 160 पे बात करिए, अपने मैनिफेस्टो पे नहीं मर रहा। 4 साल में अपने मैनिफेस्टो पे कितना परसेंट अमल किया? 40% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। ये आपकी बात में एग्री करता हूँ, 9.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुंचा दिया। उसमें आपका भी थोड़ा सा किरदार था, लेकिन ज्यादा इनका था, ऐसे कह लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी है यार, ये पूरी कॉन्टिन्यूटी। अच्छा गौहर अली साहब, ये मुझे बताएं कितने परसेंट उम्मीद है कि कल वो जो समाअत होनी है इसके ऊपर, आपने अदालत के अंदर जाना है, उसकी कितनी उम्मीद है कि बाहर आ जाएंगे आपके लीडर? कब तक? देखो, और कानून और आईन के मुताबिक ट्रायल चले तो हमें बेल मिलनी चाहिए। द ओनली क्वेश्चन इज बिफोर द कोर्ट नोटिस गया हुआ है। उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला कल बेल मिलने की बहुत चांसेस है। मैं अगर कहूँ तो मुझे 90% चांसेस है कि बेल मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है जज भी मार नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है जो प्रोसिक्यूटर है उनकी तरफ से कोई बहाना नहीं किया जाएगा, और मुझे ख्याल है, उम्मीद है कि रिकॉर्ड भी लेके आएंगे, प्रोसिक्यूटर भी आएगा, आईओ भी आएगा, केस अफसर भी लेके आएगा। अगर ये चीजें लेके आएंगे तो मुझे पक्का उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमें बेल मिलेगी। और कोई और केस तो तैयार नहीं है? ये कोई खबर देखिए, जो कोर्ट में मुलाकात, जेल में मुलाकात हुई थी तो खान साहब से मैंने पूछा था, खान साहब को नहीं बताया गया कि किसी और केस में अरेस्ट है। मैं खुद जब जेल चला गया तो जेल की जुडिशल ब्रांच भी गया, वहां से भी मैंने उनसे पता किया कि खान साहब के खिलाफ कोई और आपके पास अरेस्ट के लिए कुछ आया हुआ तो उधर भी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें अरेस्ट हो सकता है। हमने पिटीशन जो हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी, हाई कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने आके जवाब वहां फाइल कर दिया था, और सारे मैटर वो भी कल लगे हुए हाई कोर्ट के सामने हैं। तो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ताला कि अगर बेल मिल जाती है तो इमीडिएटली किसी और केस में अरेस्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज इस गवर्नमेंट से कोई चीज बाइद नहीं है। आपको परवेज इलाही साहब को देखे 14 टाइम्स आप अरेस्ट कर देते हैं। जुर्म नहीं भी हो तो जुर्म है। आपका सिर्फ जुर्म ये है कि आप पीटीआई के साथ हो, आप निकलते हो तो वो तो लीडर है, उसको कैसे करना है। ठीक, चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। मैं अब जवाब साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, और नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं आप जी पूछेंगे, सेनेटर साहब से पूछेंगे वो जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान जाएंगे, या फिर कानूनी तौर पर क्या हो सकता है उनके साथ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे।
एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा जवाद साहब, आप तबसरा कर सकते हैं तजियाकार के तौर पर, नवाज शरीफ साहब वतन वापस, एक तो उनका बयानिया साबिका एस्टेब्लिशमेंट और जेल या फिर मीनार पाकिस्तान जलसा, फिर मैं बैरिस्टर साहब से पहले तो ये एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे साथ जो दोनों शुरका है ना, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि ये दोनों मिडिल क्लास से हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ी लिखी बात भी करें, उन्होंने स्ट्रगल भी किया है। लेकिन हमारी पार्टी जो है ना तबकाती पार्टी है, इसीलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ ना। हम तो कहते हैं कि जी ये एलीट के चुंगल से निकल के आम लोग आपस में लड़े, पॉलिसी पे लड़े, एजेंडे पे लड़े, इकोनॉमिक, और इस पे लड़ें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पार्टी का, इस पे लड़ें आप। तो ये तो एक अजीब हमें नैरेटिव में फंसाया हुआ है। मैं लेकिन एक बात करके आगे जाऊँगा। मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून का भी एक इकोनॉमिक एजेंडा था, उनका ये था वो ट्रेडर्स को अपने साथ रखते थे, ठीक है, पीपल्स पार्टी का और साथ वो कहते थे जी इंडस्ट्रियलाइज करो पाकिस्तान को, हालांकि वो कर नहीं सकते थे और वो बिल्कुल गलत कह रहे थे। पार्टी का रोटी कपड़ा मकान अपलिफ्ट करना गरीबों को। और सीपैक जो है ये जो है जब आया तो इनको थोड़ी सी दोबारा एक नया ब्लड मिला मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उनका जो न्यू लिबरल फ्री मार्केट एजेंडा था उसके अंदर इन्फ्यूजन आ गई थोड़ी सी, क्योंकि उधर से पैसा बहुत आना था। तो एहसन इकबाल की तरह के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने फिर उसको टेकअप किया। तो लेकिन एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जो डीरेगुलेशन हुई है इकोनॉमिक, मैं आपको मिसाल देता हूँ सर, जल्दी से यार, जल्दी सारा आपने टाइम मुझे दिया ही नहीं है, और जो मैं बात मेरी पार्टी के लोग सुनना चाहते हैं उनको वो तो बताऊंगा ना। देखिए इस बुरी दुनिया में हुआ ये कि न्यू लिबरल इकोनॉमी आ गई, किंचियन जो था इकोनॉमिक जो मॉडल था वो ख़त्म हो गया और ये आ गया थैचर के बाद और रेगन के बाद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनको भी रिफॉर्म करना पड़ा। ये अपने रेडिकल एजेंडा से निकल गए। इन्होंने कहा कि जी हम डीरेगुलेशन करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे और हम जो है वो इस मुल्क के अंदर रियासत के ऊपर से बोझ हटाएंगे इकोनॉमी का, रियासत जो है ना वो फ्री हो जाएगी और जो आम लोग हैं वो जो मर्जी करें इस मुल्क के साथ। देखें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ऐसा चलता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इंडिया में भी नहीं। आप देखें 80 करोड़ लोग वहाँ गरीब हैं, आप बातें करें, मैं आज आपको कह रहा हूँ, उस दिन भी कह गया था, इंडिया अपने मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि एक तो उनका सोशो एक कल्चरल इतना बैकवर्ड है, वो इतने बैकवर्ड हैं। अब जो हिंदुत्व वाला मामला शुरू किया हुआ है वो तो अभी आप देखें कहाँ कहाँ आग लगेगी। तो ये सिर्फ इस तरह नहीं होता, आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब रखा हुआ है, वो तो रिलीजन की तरफ जाते हैं एकदम, वो कहाँ जाएंगे और उनको सुलेस वहीं से मिलता है। तो इसलिए इंडिया में भी नहीं कर सके, तो यहाँ पे क्या एजेंडा चलेगा। और एक आखिरी बात यह है कि मैं ही समझता हूँ कि इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ ज़रदारी हो, इनको एजेंडा देना चाहिए इस मुल्क के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स का जिसमें आम आदमी की मिनिमम वेज 1 लाख रुपया हो कम से कम। ये क्यों नहीं देते? उसके लिए बताएं हम क्या क्या करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, लंबा टॉपिक नहीं, हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा, अमीरों से कितना लिया जाएगा, टैक्स कितना लगाया जाएगा, ये सारी चीजें वो जो ये नहीं बात करते हैं, इस पे ये बात करते हैं, नैरेटिव्स बनाते हैं। और फौज ने यह कर दिया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, वो नवाज शरीफ का नारा जो था क्या, वोट को इज्जत दो। ये देखिए इस तरह के नारों पर आप कितनी अर्सा चल सकते हैं। और एक मैं गौर साहब से एक बात कहना चाहूंगा आखिर में जाते हुए, देखिए मेरा ना इमरान खान के साथ कोई उस तरह का कोई मामला नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी है, मैं तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। हुआ ये है कि ये जरूर बताएं अपनी पार्टी को जाके, ये अपनी पार्टी को बताएं जनाब, ये इनको के मना करें अपने लोगों को कि ये मुझे आके जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, ये बुरा भला कहते हैं, माँ बहन वाली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बेहुदगी करते हैं, फिर ये जिनसी अल्फाज बोलते हैं, फिर ये जानवरों के अल्फाज बोलते हैं, ये आपस में करते होंगे, मेरे साथ ना करें। जब वो करते हैं ना तो मुझे फिर बहुत बुरा लगता है, मैं फिर इमरान खान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। मुझे देखें, मैं इस सियासत में लोगों के लिए आया हूँ, मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पे कि मैं लोगों के, तो मैं गौर साहब को कहता हूँ कि इमरान खान को भी बताएं जाके, या अपनी पार्टी में भी बात करें कि ये वाला कल्चर खत्म करें। हम पॉलिसी पे बात करते हैं उसके बाद, लेकिन जब आप ये वाली गुफ्तगू करेंगे तो मैं मुझे फिर नजर वही आते हैं, नहीं फिर मुझे वही नजर आते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनकी वजह से ये पार्टी मौजूद है, फिर मुझे भी सख्त बात करनी पड़ती है। तो मैं नहीं करना चाहता, ये भी कोई ख्याल करें। गौर साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तंगी साहब 30 सेकंड में बता दें, नवाज शरीफ जेल में या जाती उम्रा में या मीनार पाकिस्तान में आपको किससे ज्यादा खुशी नसीब होगी? फिर मैं गौर साहब से जवाब लेता हूँ। विकास साहब, मैं समझता हूं कि मियाँ साहब को चाहे वो जाती उम्रा जाएं, जेल जाएं या मीनार पाकिस्तान जाएं, उनको आना चाहिए। इसलिए कि अगर वो नहीं आते तो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स के लिए मुश्किल होता है, और बाकी लोग फिर कहते हैं कि क्यों नहीं आते। तो मैं समझता हूं कि वो लीडर हैं
और उनको आना उसने, चाहिए। गौहर एक साहब, दफा पहले भी ये किया था कि उसकी वाइफ बिस्तर मर की पड़ी थी, वो आए थे, तो अभी उनको आना भी चाहिए, उनको आ चाहे जाना। वो जेल जाएं या चाहे वो जातियों गौहर साहब अपनी पार्टी को जाके मशवरा, लेकिन जहां तक या टाइम बड़ा कट, मैं तंगी साहब बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, गौहर साहब आप बता दें पार्टी को मशवरा दे दें। और दूसरा, नवाज शरीफ आपको नजर आ रहे हैं जेल में? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो ये तो मैंने कानून का एक तरीक़ाकार है, क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके थे, अपील डिसमिस हो चुकी है, तो जब वापस आएंगे ऑब्वियसली वो अपीलों से के फैसले से पहले तो और पार्टी को मशवरा जाना ही पड़ेगा, जैसे भी होगा। पार्टी को मशवरा जवाद साहब को पर्सनली बैश नहीं करना। जवाद साहब मुझे इतना पसंद है, मैं इसके लिए दुआ ही करूंगा किसी तरीके से इनकी पार्टी हमारे पास आ जाए, जवाद साहब हमारे चलो पास जो आ उनके जाए। साथ ओके, टाइम खत्म हो गया। ये ऑफर आगे अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।